हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम सितंबर 6 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट न्यूज़ से। सबसे पहले न्यूज़ रिलेटेड है टोक्यो पैरा ओलंपिक से, इंडियाज जायंट लीप। तो कृष्णा नागर इज़ द फर्स्ट एवर SH6 गोल्ड मेडलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक्स। तो अभी हमारी फाइनल जो मेडल टैली में है उसमें 19 इन टोटलिटी मेडल ऐड हो गए हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। ठीक है। देन बात करें अगर यहाँ पे कृष्णा नागर की, तो ही इज़ जस्ट 4 feet 5 inches, है ना, 137 centimeter man from Jaipur. The champion is men SH6 category after beating Hong Kong Shu Man Kai. तो ये है मतलब वो इतना टॉल नहीं है, मतलब लेकिन अभी जिस हाइट को उन्होंने अचीव किया अपने लाइफ में, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, लेबर शॉर्टेज ईट इनटू ग्लोबल एडिबल ऑयल रिकवरी। तो पॉम ऑयल से रिलेटेड आपने न्यूज़ देखी होगी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पैंडमिक जो इंड्यूस्ड लेबर क्रंच हुआ था, तो उससे यहाँ पे जितने 2000 हेक्टेयर स्टेट एंड स्लिम रिवर टू फाइंड क्रिएटिव वे टू अपकीप देयर फील्ड्स इवन एज प्राइसेस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम एडिबल ऑयल आर नियर रिकॉर्ड हाइज। ठीक है। तो सबसे जो अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें पाम ऑयल का, वो कौन सी कंट्री है? मलेशिया। और ये बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्शन जो है वो फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम ये तो सेकंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेबरिंग इंडोनेशिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ palm oil does not have the same labor shortage issue and output is expected to rise this year as more area has been planted to palm। ठीक है। तो यहाँ से ये जो पाम फ्रूट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू क्रूड पाम ऑयल। तो ये है। और यहाँ पे और देख लेते हैं, 39 माइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ कोल इंडिया फेस डिलेज। ये तो यही सब है डिलेज न्यूज़। बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ में भी एक इडा से रिलेटेड है कि 4 इंडियन अमेरिकन किल्ड इन फ्लड्स आफ्टर हरिकेन इडा स्ट्राइक्स। और ये जो था 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। पोर्ट लुसियाना इज़ द सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हरिकेन है टू हिट द स्टेट ऑन रिकॉर्ड ओनली आफ्टर हरिकेन कटरीना 2005 में जो आया था, उसके बाद से अभी ये है। इडा के बारे में अभी एक बार देख लेंगे ब्रीफली। और जो लीडर ऑफ अफगानिस्तान है, होल्ड आउट रीजन से इज़ रेडी टू टॉक विद तालिबान। ठीक है। अभी मतलब पंजशीर प्रोविंस को जो कैप्चर करने का ट्राई कर रहा है तालिबान। तो यहाँ पे कुछ लीडर जो हैं अपोजिशन ग्रुप के अफगानिस्तान के, तो वो उन्होंने रेजिस्ट भी किया था, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि दे वेलकम प्रपोजल फ्रॉम रिलीजियस स्कॉलर फॉर अ निगोशिएटेड सेटलमेंट टू एंड द फाइटिंग। ठीक है। ये है। एंड अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर्स न्यू फ्रेमवर्क टू एक्सेस शेयर फाइनेंशियल डेटा। तो अभी सितंबर 2 को 8 ऑफ इंडियाज़ मेजर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, कोटक महिंद्रा, HDFC, इंडसइंड बैंक एंड फेडरल बैंक। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ज्वाइन द अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया। एंड ये नेटवर्क क्या करेगा? ये इनेबल करेगा कस्टमर के लिए इजीली एक्सेस टू शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा। ठीक है। अपने फाइनेंशियल डेटा को शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे आप हो, ठीक है, आपका मल्टीपल जगहों पे अकाउंट है, SBI में भी है, ठीक है, एक्सिस बैंक में है, HDFC बैंक में है। तो आपको अगर आपने कितना खर्चा किया है, कितनी सेविंग की है, अगर आपको जानना है सारे, तो एक अकाउंट एग्रीगेटर जॉइंट होने की वजह से आपको वो इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो सुमित गवलानी है, ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ द फाइनेंशियल ऐप FI, EPFI है, EPIFI। तो इन्होंने ये बोला है कि वी नो दैट यूजर्स हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड सो व्हेन दे लेवरेज अ फीचर लाइक ask.fi and ask for example how much they have spent or how much they have saved, FI can now give them an answer that scans all their accounts। ठीक है। मिली सेकेंड्स, तो कुछ ही सेकंड में आपको सारे जो आपके अकाउंट्स है उसको स्कैन करके ही आपको आंसर दे देगा। तो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है। NBFC की कैटेगरी में आएगी
ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी engaged in the business of providing under a contract the service of retrieving or collecting financial information pertaining to its customer। ठीक है, तो ये है, ये जितने भी मतलब उस सारी चीज़ों में भी एंगेज रहेगी, कंसोलिडेट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को कस्टमर के लिए और दूसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के लिए, है ना, जो कि स्पेसिफाई की गई हो बैंक के द्वारा। तो ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होगा। इंटर रेगुलेटरी डिसीजन है आरबीआई का एंड अदर रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, सेबी का, इंश्योरेंस, है ना, PFRDA, तो ये सब का। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब ये किस तरीके से काम करेगा। 3 टियर स्ट्रक्चर इसके हैं, FIP, FIU, है ना, तो ये है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर भी उनके दिए गए प्रॉपर्टी की क्या कैसे काम करेंगे और क्या डेटा को शेयर किया जा सकता है। तो एन अकाउंट एग्रीगेटर अलाउज अ कस्टमर टू ट्रांसफर हिज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन pertaining to various accounts such as bank deposit, equity, mutual fund, pension funds to any entity। तो ये सारी फिनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट की आपकी वो आ सकती है कि कितना इक्विटी, म्यूचुअल फंड, है ना, पेंशन फंड्स, ये सब है। इसके अलावा ये बोला जाता है कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर ये होगा क्या, मतलब ये डेटा को स्टोर किया जाएगा, है ना, मतलब वो देख सकता है और स्टोर कर सकता है। तो ये लिखा गया है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, और अकाउंट एग्रीगेटर ये इनको अलाउ नहीं किया जाएगा डेटा को स्टोर करने का, उसको प्रोसेस करने का और कस्टमर के डेटा को सेल करने का। ठीक है, नो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेस्ड बाय द AA फ्रॉम एन FI शुड रिसाइड विद इन द AA। तो ये है अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में। सिंपली बस ये पता होना चाहिए कि जो मर्जर मतलब एक 8 बैंक्स हैं, है ना, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि क्या करना है, कस्टमर फ्रेंडली एक नेटवर्क बनाना है अकाउंट एग्रीगेटर, जिसमें कस्टमर जो है मल्टीपल अकाउंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। हाउ एन एप्पल सैटेलाइट फोन माइट वर्क। सो अर्लियर दिस वीक एंड टॉप एप्पल एनालिस्ट मिंग शी को was quoted at saying that the 2021 iPhone 13 which is due to be announced soon will support low orbit satellite communication। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये सपोर्ट करेगा, जो आईफोन 13 होगा 2021 में ही अभी ये आएगा, तो ये सपोर्ट करेगा लो ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। इन्होंने ये कहा है कि इसमें LEO का फीचर होगा, लो अर्थ ऑर्बिट का, एंड सैटेलाइट्स जो 500 किलोमीटर होती हैं अर्थ के सरफेस से अबव, unlike traditional satellites that are stationed at roughly 36,000 किलोमीटर, the time needed for data to be sent and returned is therefore shorter। ठीक है, अब ये है सैटेलाइट फ़ोन होते क्या है, पहली बार लॉन्च हुआ था मोटोरोला का 1989 में, कनेक्टिंग टू अ टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन स्पेस। और डिफरेंट ये है जो करंट स्मार्टफोन है कि ये कैपेबल है रिसीविंग एंड मेकिंग कॉल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब GSM नेटवर्क पे ही डिपेंडेंट नहीं होगी, सैटेलाइट कंपनी से टाई अप किया होगा। वन कॉमन फीचर ऑफ सैटेलाइट फोन इज एन आउटर एंटीना सिस्टम टू कैच सिग्नल्स। अभी जैसे सुनील भारती मित्तल और एलन मस्क हैं, तो इनका वन वेब है और एलन मस्क का स्टार लिंक है। ठीक है, तो आर बैंकिंग ऑन सच सैटेलाइट्स टू बीम डाउन हाई स्पीड्स इंटरनेट सर्विस टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है, इसके काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, और ये है बस थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली पता होना चाहिए कि क्या है ना कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। निफा इन द टाइम ऑफ कोविड। अब बॉय, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, केरला का एक लड़का था 12 साल का, छोटा सा, तो ही वॉज इन्फेक्टेड विद द निफा वायरस। निफा के बारे में हमने पहले भी सुना है, कोझिकोडे में ही वॉज एडमिट एंड द बॉय शोड सिम्टम्स ऑन इंसेफेलाइटिस एंड मायोकार्डिट्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट मसल रिस्पेक्टिवली एंड ही डाइड। ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे कंसर्न आ रहे हैं कि निफा भी है, कोविड भी है, क्या किसको कैसे कैसे हम हैंडल करेंगे। अब निफा वायरस के बारे में देखें तो ये क्या है, अमंग ह्यूमंस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया। सबसे पहला जो आउटब्रेक हुआ था मलेशिया में हुआ था 1998 में, फिर सिंगापुर में हुआ था 1999 में। वायरस टेक इट्स नेम कहाँ से आया, मलेशिया में जो वेयर द पर्सन इज whom the virus was first isolated died of the disease। ठीक है, मलेशिया में हुआ था। Since it was first identified in 1998-1999 there have been multiple outbreaks। उसके बाद निफा वायरस जो है पूरे साउथ और साउथ एशियन जो नेशंस है तो वहाँ पे स्प्रेड हुआ। बांग्लादेश में एटलीस्ट 10 आउटब्रेक्स हुए 2001 से, एंड इंडिया में
वेस्ट बंगाल में आउटब्रेक देखने को मिला 2001 एंड 7, एंड केरल में तो हमें 2018 में ही काफ़ी केसेस देखने को मिले थे। अब इसे क्या बोलते हैं, निफा वायरस को एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। जूनोटिक मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन बींग्स में, है ना। ट्रांसमिशन हैपन्स मेनली थ्रू कंजम्पशन, जो आप जो कंटेमिनेटेड फूड आप कंजम करते हो, खाते हो, उसका कंजम्पशन करते हो, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कंसीडर्ड पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं हो सकता, लेकिन एनिमल जो होता है एक तरीके से होस्ट होता है। जैसे फ्रूट बैट कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट बैट्स आर नोन टू ट्रांसमिट दिस वायरस टू अदर एनिमल्स, है ना। फ्रूट बैट जो ले जाते हैं पिग्स में ले जाते हैं, डॉग्स में, कैट्स में, गोट्स में, हॉर्सेज में, शीप में। उसके बाद ह्यूमन जो होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं इन एनिमल्स के, और थ्रू कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड बाय सलाइवा और यूरिन ऑफ दीज इन्फेक्टेड एनिमल्स। उसके बाद पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो भी इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और इसके अलावा अभी जो मोस्ट रिसेंट आउटब्रेक हुआ था 2018 में 17, जिसमें से लोगों की डेथ हो गई थी, और 2019 में भी था एक केस, है ना, ईरान कुलम में। और मलेशियन जो आउटब्रेक था 1919 में, टोटल 265 पीपल हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब किस तरीके का ये वायरस है, और मतलब क्या कोविड के जो से कोविड-19 है ना, उसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हायर है, तो उसी तरीके का ये है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, मोर्टेलिटी रेट इसकी कम है, मतलब थोड़ा स्लो पेस में ये होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। और अवेयरनेस इसके लिए मतलब लानी होगी वायरल डिजीज, द ऑनगोइंग यूज़ ऑफ पीपी किट, ग्लव्स मास्क एंड स्पेशली बाय हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ लाइकली टू ऑफर रिड्यूस अपॉर्चुनिटी। तो वही है ना, मास्क के साथ तो रहना ही पड़ेगा। न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट वाज हिज बेबी, किसका बेबी था न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट? तो केशव देशी राजू, ठीक है। तो 1955 में से 2021 में इन्होंने बहुत काम किया है। ही वॉज अ 1978 बैच IAS ऑफिसर फ्रॉम उत्तराखंड कैडर, एंड देश राजू वॉज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर S. Radhakrishnan and served as the health secretary between January 2013 and February 2014। तो इनके लैंडमार्क जो मेंटल हेल्थ एक्ट था 2017, क्योंकि इसको अमेंड किया गया था, तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। पर्सनली एंड इमोशनली वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके लिए काफ़ी इन्होंने क्योंकि उस पर स्ट्रगल किया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बहुत मैं मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में आपको बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। 1982 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ है इंडिया में उसका स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए NHMP NMHP के 3 कंपोनेंट्स थे, कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये भी चला था, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट इनेक्ट किया गया था 1987 में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिपील कर देता है 1987 वाले मेंटल हेल्थ एक्ट को, ठीक है। इसके अलावा अगर WHO की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एक्शन प्लान 2013 से 20 में अडॉप्ट किया गया था 66 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप ऐड कर सकते हो। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 3.4 एंड 3.5 टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग मेंटल इलनेस विद इन द पॉपुलेशन। और मेंटल हेल्थ एटलस भी लॉन्च हुई थी 2017 में WHO के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड हेल्थ केयर टू बी फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको कोट किया है। मेंटल केयर हेल्थ जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, इसको देखें तो राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव, यहाँ पे ये था कि person shall have the right to appoint a nominated representative to take on his her behalf all health related decision, ठीक है। कि कोई किसी व्यक्ति को कोई मानसिक रूप से परेशानी है तो वो अपने बिहाफ पे किसी एक रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनेट कर सकता है किसी को भी हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। जैसे कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, ठीक है, तो उसमें अगर वो नहीं समझ आ रहा है उसको, तो वो कोई किसी को अपॉइंट करेगा। राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर होगी, राइट टू फ्री क्वालिटी सर्विसेज, राइट टू गेट फ्री मेडिसिन एंड कम्युनिटी लिविंग, क्रूल और इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन, और इन्वायरमेंटल उसको एक सेफ और हाइजीनिक मिलना चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। राइट टू लीगल एड, नो इलेक्ट्रो कॉन्क्लूसिव थेरेपी विदाउट एनेस्थीसिया, है ना, ECT दे दिया जाता है बिना बात के। अटैम्प्ट टू कमिट सुसाइड नॉट एन ऑफेंस, तो ये भी इसमें किया गया था कि मतलब पहले ये था कि जो सुसाइड करे वो क्या है, एक क्राइम होगा, है ना। मतलब लेकिन दिस एक्ट ब्रॉट चेंजेस इन सेक्शन 309 ऑफ द IPC, इंडियन पेनल कोड में चेंजेस आया,
और जो क्रिमिनलाइज करता था इस अटैम्प्ट को, सुसाइड अटैम्प्ट को, अभी कोई पर्सन जो है सुसाइड को अटैम्प्ट करेगा विल बी प्रिज्यूम टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस, ठीक है, ये उसको प्रिज्यूम किया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, इस वजह से वो सुसाइड कर रहा है, एंड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। तो ये है, ठीक है। और बाकी आप सजेशन तो उसके पता है, और नहीं तो देख सकते हैं और भी। बाकी ये देख लेते हैं, बिल्डिंग इंफ्रा बैटिंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन 44 टीचर अक्रॉस द नेशन अवॉर्डेड, और यहाँ पे ये टीचर्स के नाम हैं जिनको अवार्ड किया गया था। इसके अलावा द न्यूट्रिशन हाइजीन लिंक, तो इन्होंने जो बात की है न्यूट्रिशन चैलेंजेस के बारे में बात की है कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं, कहाँ पे मतलब डाइट और सैनिटेशन में हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो इन्होंने एक को रिलेशन बताया है किसका, सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर, ठीक है, मतलब जो है एक्सेस टू प्रॉपर वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन कैन प्रिवेंट द डेथ ऑफ एटलीस्ट 8,60,000 चिल्ड्रन। तो WHO के द्वारा ये है कि इतने सारे बच्चों की जान बच सकती है जिनको क्या होता है अंडर न्यूट्रिशन में जो रहते हैं, और ये डायरेक्ट और इनरिफ्यूटेबल को रिलेशन है सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन में, एंड द सूनर वी एक्नॉलेज इट द फास्टर वी कैन वर्क टुवर्ड्स फिक्सिंग इट, है ना। तो ये अभी आपने देखा होगा टाइफस मतलब एक वो कैटेगरी का एक डिजीज़ था जिसमें बच्चों और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बिकॉज क्या, क्योंकि वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे थे, अपने आसपास हाइजीनिक कंडीशन में लोग नहीं थे, ठीक है। सो विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन मेजर हैव अज्यूम्ड इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, हमको जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी अनाथ भी हो गए हैं, बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़ के, है ना। कोविड-19 से जो थे मरने वालों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और विद 1 every 3 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक माल नरिशमेंट, तो ये भी है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंटेरोपैथी का यहाँ पे एक जिक्र किया गया, एक टर्मोलॉजी, ये एक डिसऑर्डर है ऑफ द इंटेस्टाइन विच प्रिवेंट्स द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बोला है क्योंकि ये जो एक न्यूट्रिशनल मैल ऑब्जॉर्वेशन होता है जिसमें क्या होता है, जो वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम है लाइक डायरिया एंड रिटार्टेड ग्रोथ, स्टंटिंग, ये सब इससे होती हैं, ठीक है। अब ये भी हो रहा है सिंस द डिसऑर्डर वाज इंट्रिकेटली कनेक्टेड टू द पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन इट्स विक्टिम्स लिव्ड इन, तो ये है एनवायरमेंटल एंट्रोपैथीज को बोला जाता है। और अगर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था तो इसमें बोला गया था अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज इन इंडिया एक्सपीरियंस डायरेक्ट डिजीजेज, है ना। और दिस विल रिक्वायर अ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड किसके साथ, जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है अमंग हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन बॉडीज़, नॉट टू मेंशन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। देन यहाँ पे जो आर्टिकल था ऑन असेट्स एंड नैरो व्यू, तो यहाँ पे विक्रम सिंह मेहता का ये कहना है कि असेट मोनेटाइजेशन का जो अभी गवर्नमेंट ने मतलब फंडामेंटल क्वेश्चंस नहीं पूछे बिफोर प्लेसिंग अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ पब्लिक असेट्स, why have these assets have been so poorly managed, was it because of bad leadership, inadequate talent within the PSE, है ना। तो क्या वो कारण था, systematic and structural shortcomings, the reason for asking this question is because the answer would have helped define the appropriate step needed for enhancing their productivity। तो ये कह रहे हैं कि पहले ये क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, और कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं पैंडमिक से रिलेटेड उसको ये इग्नोर करती है नेशनल मोनेटाइज पॉलिसी, एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड सोशल अनरेस्ट है इज ब्लिंकर टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। देन यहाँ पे जो आर्टिकल था ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका आफ्टर अफगानिस्तान, इज वॉशिंगटन टू फॉर वेरी, इज द वर्ड टू फॉर अवे, देर आर नो क्लियर आंसर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी 20 साल बाद जो टेररिस्ट अटैक थे ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उसके बाद भी देर इज़ नो पॉपुलर एपिटाइट लेफ्ट इन द अमेरिका फॉर प्रोलॉन्गिंग द वॉर। मतलब अफगानिस्तान जो है मतलब वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अफगान वॉर डिड नॉट टेक टू मैनी अमेरिकन लाइन्स, मतलब अमेरिका के लोग हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में जिन्होंने काम किया, तो उनकी जान तो मतलब इतने ज़्यादा लोगों की नहीं गई, लेकिन ये बोला कि इनॉर्मस रिसोर्स हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च हो रहा है $300 मिलियन अ डे, ठीक है। तो ये किसने बोला, बाइडेन ने बोला। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है विड्रॉल कर रहे हैं अपने ट्रूप्स का, और
Moreover, in recent year, terrorist attack on US soil have come from homegrown groups, not from the Al-Qaeda and Taliban based in Afghanistan. और बाकी यहाँ पे ये दिया गया है कि मतलब अब बाइडेन का ये है कि अब हमें अफ़गानिस्तान को छोड़ के रशिया और जो दूसरी कंट्री है चाइना, ठीक है, तो इन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि चाइना रशिया जो है एक मतलब मेजर पावर बनते जा रहे हैं, तो यूएसए उन पे फोकस करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि फर्स्ट कंटेनिंग चाइना एंड रशिया विल बी द फोकस ऑफ यूएन फॉरेन पॉलिसी, है ना, अंडर हिम, जो बाइडेन के अंडर में पहला तो चाइना एंड रशिया पे फोकस होगा, उनकी जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है। फिर साइबर सिक्योरिटी का इशू होगा, अमेरिका के काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट का होगा, है ना, और नेशन मेकिंग फॉर डेमोक्रेसी बिल्डिंग विल नॉट बी द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब जो ओबामा है ना, तो इन्होंने तो बस केवल ये चाहते थे कि वहाँ से हमारी जो उनकी जो मिलिट्री है वो वापस वो बुला लें अपने लोगों को अपनी कंट्री में। लेकिन ये जो बाइडेन का इलेक्शन का ये प्रॉमिस भी था कि उनको क्या करना है। बाइडेन फाइनली हैड पावर टू एक्ट ऑन हिज बिलीफ एंड ही एंडेड द वॉर, है ना। तो ये है। और ये अगर बात करें अफगानिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स स्कॉलर्स हैं, तो वो बाइडेन की सिक्योरिटी क्रिटिक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करते हैं। उनके लिए क्या है, फंडामेंटल फ्लॉ जो है अमेरिका के सिक्योरिटी अप्रोच वाज इट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन काबुल, है ना। मतलब उन्होंने काबुल में ही पावर को कंसंट्रेट करके रखा। लेकिन अफगानिस्तान की अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो वो रूटेड किससे हैं, ट्राइबल और एथनिक डिफरेंसेस वहाँ पे हैं, जहाँ पे वहाँ पे डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ गवर्नेंस या फिर पावर शेयरिंग होना चाहिए था। अगर मोर पावर वाज कंसंट्रेटेड इन काबुल द मोर द नेशन बिल्डिंग वाज अंडरमाइंड। तो ये सब चीज़ें थी जो थोड़ा इनको दरकिनार किया गया। और उसके बाद जो सेंचुरी प्रोवाइड की गई पाकिस्तान ने तालिबान को, एंड द होल सिस्टम बिकिंग वल्नरेबल टू द तालिबान्स पेनिट्रेशन एंड कैप्चर। तो ये भी कुछ लूप होल्स थे। एंड 90% जो अमेरिका है लिविंग इन अफगानिस्तान हैव बीन इवैक्यूएटेड। थाउजेंड्स ऑफ अफगानिस्तान हु वर्कड अलोंग साइड द अमेरिकन्स रिमेन ट्रैप्ड, है ना। बहुत सारे जो अमेरिका के साथ अमेरिकन के साथ जिन्होंने काम किया अफगान के साथ, तो वो वहीं पे है। और मतलब कुछ भी इनके लिए कोई इमोशन बाइडेन की साइड से नहीं निकले, तो ये सब ये बोल रहे हैं। एंड इसके अलावा जो मतलब ये भी नहीं बोला जा सकता कि पूरा जो यूरोपियन अलाइज हैं तो उनसे बातचीत की होगी बाइडेन ने कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, आगे का क्या सीन होगा, है ना। सो बाइडेन एक्सप्लिट इंडोर्समेंट ऑफ मल्टीलैटरिज्म सिट्स अनईजीली, मतलब इन्होंने एक तरीके से यूनिलैटरल विड्रॉल किया, है ना। वल्नरेबल टू द तालिबान्स नेकेड एग्रेशन, दिस इज बाउंड टू क्रिएट ग्रेट अनइजीनेस इन ताइवान एंड जापान बोथ फेस चाइनीज हॉस्टिलिटी विच इज ताइवान केसेस। अब देखो चाइना जो है ताइवान मतलब जितना हमारा बॉर्डर के जो इशू हैं चाइना के साथ उस पर ज़्यादा फोकस तो करता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मेन प्रायोरिटी उनकी है ताइवान ऑब्सेशन की, है ना। द बॉर्डर with India is much less significant game, but China has never given up its ambition of capturing Taiwan, which it views a renegade province in 1895, क्योंकि जापानीज कोलोनिज्म था, है ना, उन्होंने ले लिया था 1949 में। दोज हु लॉस्ट द चाइनीज सिविल वॉर, वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया। सो चाइना व्यूज द रिटर्न ऑफ ताइवान एज जस्ट रिवेंज फॉर हिज हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशन। तो ये सब कुछ यहाँ पे है आर्टिकल में। इधर हरिकेन के बारे में देखेंगे तो बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म होते हैं प्लैनेट में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन यूज वार्म मॉइस्ट एयर एज फ्यूल एंड देयरफॉर फॉर्म ओवर वार्म इक्वेटोरियल वाटर, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे बात करें टाइफून्स कहाँ बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून्स इन द चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन, हरिकेन्स इन द वेस्ट इंडियन आइलैंड एंड कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन, नॉर्थ और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।